नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। जब से यशवंत वर्मा के घर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर केस कांड हुआ है, उसके बाद दो चीजें लगातार हो रही हैं। एक तो कॉलेजियम के द्वारा उनको बचाए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है, और दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस पूरे मामले पर बार बार सवाल उठाया जाना भी जारी है। एक तरफ भारत के सीजेआई और भारत के भावी सीजेआई विदेशों में जाकर कॉलेजियम को बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो जुडिशरी की स्वतंत्रता का हवाला दे रहे हैं। बार बार वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, कॉलेजियम में कुछ बुराइयां हैं, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। ऐसे दावे भारत के जो सीजेआई हैं या फिर जो भावी सीजेआई हैं उनके द्वारा पूरे दुनिया में किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब से ये सारा मामला हुआ है, अब तक पूरा मार्च बीत जाता है, अप्रैल बीत जाता है, मई बीत जाता है और अब जून भी आ जाता है। यानी करीब करीब 3 महीने होने को हो रहे हैं। उसके बावजूद इस पूरे मामले में न तो कोई एफआईआर हुई है, न ही कोई वैधानिक तौर पर जांच हुई है, जिसको लेकर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने चंडीगढ़ में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये कैसा मामला है और कितनी हास्यास्पद या फिर आप कहें कि शोचनीय बात है कि 6-7 दिन तक तो इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी जुडिशरी के द्वारा। उन्होंने फिर से वही बड़े सवाल उठा दिए हैं कि जब ये पैसा किसी तरीके से बिना हिसाब किताब का था, बिना किसी ओनर का था, तो ये जांच भी होनी चाहिए कि ये पैसा आया कहां से, ये पैसा किसके द्वारा दिया जा रहा था, ये पैसा किस लिए दिया जा रहा था, और ये पैसा देने के बाद किस तरीके का प्रभाव कानूनी तौर पर अदालतों के निर्णयों पर पड़ा है। ये वो सवाल है जो देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रही है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने अपने आप को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक कवच के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। ये वो कवच है कि आप अगर किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के किसी फैसले पर सवाल उठाते हैं, उन पर व्यक्तिगत सवाल उठाते हैं, तो वो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करके आपको जेल में डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा वो प्रश्न है जिसको लेकर देश के ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। यहां तक कि वकील भी इसी वजह से डरते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कुछ कहने से। वैसे तो ज्यादातर वकील उन्हीं के आप कह सकते हैं गिरोह के हैं या फिर उन्हीं के मत वाले हैं जो उन पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति इसको पूरी तरीके से उठाने में लगे हुए। उन्होंने विस्तार से इस बात को फिर से समझाने की कोशिश की है कि एक जज के घर पर जो पैसा मिलता है वो अकेले उस जज का नहीं हो सकता है कि उसमें और बड़ी मछलियों का भी पैसा हो और उसकी वजह से बहुत सारे फैसलों को प्रभावित किया जा रहा हो। ये पैसा कहां गया, कहां से आया था, किसका था। साथ ही साथ धनखड़ साहब ने उस कमेटी पर भी सवाल उठा दिए जिसका गठन तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना के द्वारा किया गया था, जिसमें 3 जज शामिल थे। जो 2 जज थे वो चीफ जस्टिस थे और तीसरे एक कर्नाटका हाईकोर्ट के जज थे। लेकिन उन्होंने ये पूछा कि ये जो समिति गठित की गई थी ये किस कानून के तहत गठित थी। क्या ये संविधान में ऐसा कहा गया है, या देश का कोई कानून ऐसा है, या फिर किसी जो कानूनी प्रक्रिया है सीआरपीसी या दूसरा कोई कानून इसकी इजाजत देता है। क्या उसकी वैलिडिटी है, क्या उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है। तो इसका जो जवाब है वो नकारात्मक ही है। यानी कि जो भी कमेटी गठित की गई वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के आधार पर गठित की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए न कोई इंक्वायरी है, न कोई जांच है। वो जो कुछ भी उनके खिलाफ हो सकता है वो वही है जो वो डिसाइड कर दें या जिसकी रूलिंग वो देते हैं।
उन्होंने भारत के हर कानून से, हर नियम से, हर इंक्वायरी से खुद को बहुत ऊपर स्थापित कर दिया है और ये पिछले 30-35 सालों में हुआ है। जब इस देश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी तो ये जो जुडिशरी है ये अपने आप को लगातार मजबूत करने के लिए तमाम ऐसे फैसले ले रही थी, तमाम ऐसी रूलिंग दे रही थी जो आज देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आप देखिए हास्यास्पद तो इसमें कितना हो रहा है कि हमारे जो सीजीआई और पूर्व भावी सीजीआई है वो किस तरीके से छाती ठोक ठोक कर पूरी दुनिया में इस सिस्टम को सबसे अच्छा बता रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जितने भी जजेस की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट जो होते हैं उनमें नियुक्ति होती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होती है। दूसरी तरफ यही जज एग्जीक्यूटिव के मामलों में दखल देते हुए नजर आते हैं, वो कानून बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जो कि विधायिका का मामला है, व्यवस्थापिका का मामला है, वो उनको लागू करने के लिए अफसरों को अपने यहाँ पेशी कराते हैं, उनको डांट लगाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो फिर हमें ये सब हाथ में लेना पड़ेगा। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं या जो कॉलेजियम है वो इस देश की सत्ता को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेगा? क्या ये जनता इसी तरीके से ये सब सहती रहेगी? उसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि अब वो जमाने लग गए जब केवल अखबार या कुछ टीवी चैनल हुआ करते थे जो बड़ी आसानी से इन सारी बातों के प्रभाव में आ जाते थे, जिनमें कभी हिम्मत नहीं होती थी ऐसे गलत कामों का विरोध करने की। अगर ऐसा रहा होता तो 90 के दशक में जिस तरीके से तमाम रूलिंग के माध्यम से संविधान को धता बताने की कोशिश की गई, संविधान को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश की गई जुडिशरी के द्वारा, उस पर सवाल जरूर उठे होते। लेकिन वक्त के साथ इस देश में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है और जगदीप धनखड़ साहब जो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो एक तरफ सरकार की मंशा तो है ही, बल्कि इस देश के 144 करोड़ से ज्यादा लोगों की भी मंशा यही है कि इस जुडिशरी में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है। और पिछले 30-35 सालों में इन जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, जो उन्होंने कॉलेजियम वहां पर बनाए थे, उनके द्वारा जो कुछ भी असंवैधानिक रूलिंग्स बना दी गई हैं, प्रेसिडेंट्स बना दी गई हैं, उनको संविधान के दायरे में लाने की जरूरत है। तमाम लोग हैं जो इस वीडियो पर भी जो धनखड़ साहब का आया और हमारे यहाँ भी वो कमेंट करते हैं कि ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं, सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक्शन ले लेती है। तो उन्हें बार बार हम यही कहते हैं कि बीरा स्वामी वाला जजमेंट उन्हें पढ़ना चाहिए और जो के रूलिंग्स है या जो प्रेसिडेंट्स बनी हुई है मामले में उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और इन दो सवालों के जवाब हम फिर से दे रहे हैं कि एक तो कॉलेजियम के माध्यम से जो भी नियुक्तियां होती है उसमें सरकार का या राष्ट्रपति महोदय का या फिर व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं है, ये पूरी तरीके से जजों के हाथ में है। सरकार केवल उसको एक बार मना कर सकती है, लेकिन दोबारा से अगर कॉलेजियम ऊपर भेज देगा तो वो सिफारिशें माननी ही पड़ेंगी। दूसरी बात, जो बीरा स्वामी वाला जजमेंट है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी जजों को, और इसको बाद में उन्होंने व्याख्यात भी किया कि मामला उठाता कि क्या एडिशनल जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें भी इस रूलिंग के हिसाब से इम्यूनिटी मिलेगी इंक्वायरी के खिलाफ, जांच के खिलाफ। तो स्पष्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जज का मतलब है जज, यानी कि परमानेंट जज भी और एडिशनल जज भी। यानी जो व्यक्ति अगर एडिशनल जज भी बन जाता है और उसके खिलाफ भी कोई आरोप है, कोई जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती जब तक कि देश का सीजीआई इसकी परमिशन न दे दे। और सीजीआई किस मिट्टी के बने होते हैं, वो किस तरीके से इन जजों को बचाने का काम करते हैं, वो आप अभी हाल के 2 उदाहरणों से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संजीव खन्ना ने उस जज के खिलाफ जांच कराने की बात तो कही और जांच कराई भी, लेकिन एक ऐसी समिति से जो कि संवैधानिक और कानूनी तौर पर वैलिड ही नहीं है। और उसी तरीके से अब जो सीजीआई है बी आर गवई, अगर ये चाहते तो ये भी जो ईडी है और सीबीआई है उनको इस पूरे मामले की जांच सौंप सकते थे। ईडी इसमें इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मोटी
कैश की रकम पकड़ी गई है। और सीबीआई इसलिए कि ये जो कैश वहां पर आया है वो निश्चित तौर पर किसी न किसी अपराध की वजह से वहां आया है, अपराध से इसका संबंध है। तो कम से कम इन दो एजेंसियों के द्वारा तो जांच कराई ही जा सकती थी और इसकी अनुमति या इसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी भारत के सीजीआई को, जो वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब जो इशारा कर रहे हैं, सच्चाई उसमें बहुत ज्यादा दिखती है कि इस पूरे मामले में अकेला ये जो जस्टिस है यशवंत वर्मा वो अकेला नहीं है, बल्कि और भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजों का पैसा भी उसमें हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मिलकर इस पूरे मामले को दबा देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब इस पूरे मामले पर महाभियोग लाने की तैयारी सरकार कर रही है तो फिर से वही बात घूम के वहां आ जाती है कि महाभियोग के बाद के द्वारा तो केवल यशवंत वर्मा को पद से हटाया जा सकता है। वो 3 महीने से जो सैलरी ले रहा है उस सैलरी को रोका जा सकता है, लेकिन जांच के लिए तो फिर भी सीबीआई और ईडी की एफआईआर ही जरूरी है। जो पहले इस पूरे मामले में महाभियोग की कार्रवाई होगी उसके बाद उसको पद से हटाया जाएगा और उसके बाद जांच की जाएगी। आप समझिए कि इस पूरे मामले में अगर 2 महीने और गुजर जाते हैं, 3 महीने और गुजर जाते हैं, तो इतना बड़ा मामला होने के बावजूद 6 महीने बाद तो उसमें एफआईआर होगी। लेकिन अगर भारत के सीजीआई चाहे, अगर वो चाहे कि इस देश से भ्रष्टाचार का ये जो मामला है इस पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए, तो वो निश्चित ही कभी भी किसी भी दिन इसकी जांच की, इंक्वायरी करने की, एफआईआर करने की परमिशन दे सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं एजेंसियों को, और उसके बाद ये एजेंसियां स्वतंत्र हो जाएंगी यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास थोड़ा मजबूत हो सकता है, हालांकि सबको पता है कि न्यायपालिका में चल क्या रहा है, और दूसरा सीजीआई बीआर गवई की छवि भी सुधरेगी। लेकिन ऐसा कुछ होगा इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जुडिशरी जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से जुडिशरी ने अब एक परिभाषा कर ली है कि वकीलों के लिए वकीलों के द्वारा ये सब हो रहा है। आप कहेंगे कि जज और वकील तो अलग अलग होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यादातर जजेज हैं, जिनकी संख्या 80% के करीब हो सकती है, वो वकील ही है मूल रूप से। और हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फिर से वकालत कर सकते हैं, ऐसा नियम भी है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को छोड़कर ज्यादातर जो जज भी होते हैं हाई कोर्ट्स के, जिनकी संख्या 800 के करीब है इस समय, वो सब भी मूल रूप से वकील हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो वकील बन जाते हैं। सीनियर एडवोकेट का उनको पदवी दे दी जाती है और वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो वकीलों का पूरा तंत्र इस देश को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात चलते चलते बता दें कि जगदीप धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि जब न्याय में देरी होती है तो उससे जनता का विश्वास डगमगाता है। यानी जो बात बीआर गवई यूके में जाकर कह रहे थे कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें बहुत से काम करने की जरूरत है, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और देखा जाए तो प्रेसिडेंट्स के मामले में जगदीप धनखड़ साहब सीजीआई से ऊपर आते हैं वरीयता क्रम में, और बड़ों की बात मान लेने में कोई भी किसी भी तरीके की हानि नहीं है या फिर उसको गलत नहीं कहा जा सकता। इसको उन्हें अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए और धनखड़ साहब की बात मानकर इस भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई और ईडी को परमिशन दे देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।